उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। सरकार अब तक प्रदेश भर में 500 से अधिक अवैध मसारों पर कार्रवाई कर चुकी है। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार कानून के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है और कानून सभी के लिए समान है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि प्रदेश में कहीं भी अवैध अतिक्रमण हो रहा है तो उसकी जानकारी सरकार या संबंधित अधिकारियों को दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक जितने भी अतिक्रमण हटाए गए हैं वे सभी भारत की कानून व्यवस्था के अनुसार ही हटाए गए हैं। देखिए, कानून के तहत सभी कार्रवाइयां हो रही हैं और कानून सबके लिए एक समान है। सभी को आकर अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण है, कोई किसी प्रकार की चीज है तो सबको बताना चाहिए। बताएं, कानून को अपनी जानकारी दें, प्रशासन के लोगों को जानकारी दें। और हमने जो भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान किया है वो विधि के अनुसार किया है। भारत की जो व्यवस्था है, राज्य की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक मशीनरी है उसके अनुसार ही काम होते हैं। और कहीं पर भी जो है बिना विधि के और बिना किसी कानून के कोई काम अभी तक जो भी हटाने का हुआ है अतिक्रमण को नहीं किया गया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खडूरी भूषण जी ने अपना जन्मदिन इस वर्ष भी सेवा, समर्पण और सामाजिक सरोकारों को समर्पित करते हुए अत्यंत सादगी एवं गरिमामयी वातावरण में मनाया। उन्होंने अपने जन्मदिवस को उत्सव के स्थान पर जन कल्याण, मानव सेवा एवं गौ सेवा का माध्यम बनाया, जो समाज के लिए एक प्रेरणादायी संदेश है। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उदयरामपुर स्थित जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान द्वारा संचालित दीदी की पाठशाला से के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ऋतु खंडूरी भूषण जी ने वहां अध्ययनरत बच्चों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को ट्रैक सूट वितरित किए और उनके लिए बाल पुस्तकालय की व्यवस्था भी की। आज आप जैसे देख रहे हैं, माँ कृति गौशाला पहुंचे हैं और सुषमा जखमोला जो इतना खूबसूरत यहाँ पर कार्य कर रही हैं। मुझे भी आज अपने जन्मदिन पर अवसर मिला कि मैं गायों के बीच में, जो हमारी माता है गाय माता, उसके बीच में यहाँ पहुंची हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ सुषमा यहाँ पर काम करती हैं, आज से नहीं बहुत सालों से करती आ रही हैं। 300 गाय करीबन इस बार देख रही है। मैं उनको बहुत धन्यवाद कोटद्वार वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इतने सारे हमारे जो मूक जानवर हैं उनकी चिंता करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। मैं तो सभी से निवेदन करूंगी, एक बार जरूर यहाँ पहुंचिए और देखिए कि किस तरह से कार्य हो रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध करने जा रही है। इस जानकारी के सार्वजनिक होते ही विरोध भी शुरू हो गया और विपक्ष ने मुखर होकर इसका विरोध किया है। दूसरी तरफ BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संविधान के आर्टिकल में लिखी बातों का हवाला देकर अपने फैसले को सही बताया है। साथ ही कहा कि विपक्ष गलत बातें सामने लाकर माहौल खराब करने का काम कर रहा है। जो आर्टिकल हमारा संविधान जो हमें बताता है, आर्टिकल 25 के 2A-B में और आर्टिकल 26 में धार्मिक क्षेत्र में जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं, जो भी हमारे सनातन धर्म के जो हमारे इस प्रकार के जो हमारे धाम हैं, और जो वहां पर हिंदू की जो डेफिनेशन है, गैर हिंदू और हिंदू की डेफिनेशन में जो हमारे सिख समाज और बुद्धिस्ट और हमारे जैन समाज, ये सभी हमारे हिंदुत्व के उसमें आते हैं। ये बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी। आप जैसे देख रहे हैं कि राज्य के अंदर जिस प्रकार से फिजा खराब करने की कोशिश की गई, आप लगातार जो ये लैंड जिहाद और ये जो मजारें, अवैध मजारें, इनका निर्माण चाहे वो फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट तक जो है कि वो मजारें पहुंच गई। किसी की मजार एक जगह, किसी संत की, किसी पीर की एक जगह मजार हो सकती, उसकी फ्रेंचाइजी नहीं हो सकती कि हर जगह उसके नाम पर जो है कि अतिक्रमण किया गया, इस राज्य की फिजा खराब करने की कोशिश की गई। और उसको लेकर लंबे समय से सभी लोगों की ये मांग उठी है। गंगा सभा ने इस मांग को उठाया था क्योंकि अर्धकुंभ जो है कि प्रारंभ होने जा रहा है। बाजपुर थाने में दर्ज 420 के एक मामले को लेकर विधायक अरविंद पांडे ने उत्तराखंड के DGP दीपम सेठ से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। ये मुकदमा 20 जनवरी को दर्ज हुआ था, जिसमें विधायक के कुछ पारिवारिक सदस्य जैसे उनके जीजा, बड़े भाई और चाचा के बेटे नामजद हैं। इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि वह यह कहने नहीं आए हैं कि मुकदमा झूठा या काल्पनिक है। उन्होंने DGP से मांग की कि जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज है और जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, दोनों पक्षों का लाइव डिटेक्टर, पोलोग्राफी, माइंड मैपिंग और नार्को टेस्ट कराया जाए। मेरे फैमिली के लोगों पे एक 420 का और कूट रचित प्रमाण पत्र बना के या कागज बना के किसी को जान से मारने की धमकी देने का ऐसा मुकदमा मेरे परिवार के लोगों पे लगाया गया है। तो उसी विषय को लेके आज मैं DGP महोदय से मिला और मेरी मात्र इतनी मांग है कि जो मेरी फैमिली के लोगों पे मुकदमा लगा है, इस मुकदमे की जांच दोनों पक्षों का, मुकदमा लिखवाने वाले का भी
और जिन पे मुकदमा लगा है उनके ऊपर, सभी के ऊपर, और उसमें मुझको भी शामिल किया जाए, मेरी और मेरी फैमिली के लोगों की और मुकदमा लिखवाने वाले व्यक्ति की एक नार्कोटिक टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, और ये बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर जो हम या मेरे फैमिली के लोग दोषी पाए जाते हैं तो जेल जाने चाहिए, और हो सकता है एक पेशेंट, मान लो ये सब षड्यंत्र हो, तो मेरे फैमिली के लोग इसको क्यों झेलें। इसलिए नार्कोटिक टेस्ट की मैंने मांग की है। और आजकल सेंटर से ही व्यवस्था है कि नेताओं पे लगे हुए मुकदमों की जांच जल्दी जल्दी होनी चाहिए, कोर्ट में सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। तो मैंने डीजीपी महोदय से ये मांग की है कि इस मुकदमे की जांच थोड़ी जल्दी हो जाए। हाल ही में विधेयक में संशोधन का मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों के यात्रा भत्ते में की गई बढ़ोतरी को लेकर भाजपा ने अपना पक्ष रखा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की आवाजाही लगातार जनता के बीच रहती है। उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से संवाद करना होता है और विकास कार्यों की समीक्षा भी करनी पड़ती है। ऐसे में पहले 60,000 रुपए रहे यात्रा भत्ते को बढ़ाकर 90,000 रुपए किया जाना एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जैसे समय समय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि होती है, उसी तरह मंत्रियों के भत्तों में संशोधन भी किया जाता है। देखिए, सरकार में हमारे मंत्री हो और या हमारे मुख्यमंत्री जी हो, उनकी आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, लोगों के बीच में उनका आना जाना है और लोगों के साथ उनका संपर्क लगातार बनता है। तो मुझे लगता है कि पहले जो भत्ता दिया जाता था उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं ये आगे जो हमारे मंत्री जाते हैं, जो अपने कार्य के कारण जाते हैं या किसी भी वक्तव्य के लिए पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है एक सरकार की प्रक्रिया है और ये समय समय पर बढ़ता रहता है। चाहे मैं अगर सरकारी उसकी बात करूं तो हर साल उनका भी बढ़ता है और कर्मचारियों का बढ़ता है। तमाम जब मजदूरी बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि मंत्रियों का अगर भत्ता बढ़ा है तो ये भी एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत इस भत्ते को बढ़ाने का काम किया गया है। लोगों के बीच में मंत्रियों का आना जाना लगातार बना रहता है, तो ये ठीक है। उत्तराखंड में आगामी SIR से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की मैपिंग का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACEO डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य भर में अब तक लगभग 75% मतदाता मैपिंग का कार्य पूरा कर चुका है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर प्रगति संतोषजनक है। हालांकि देहरादून और उधम सिंह नगर जनपदों में मैपिंग की रफ्तार अपेक्षाकृत कम है, जहां क्रमशः 57% और 59% कार्य ही पूर्ण हो पाया है। डॉक्टर जोगदंडे ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर लगातार मतदाताओं से संपर्क में है और BLO ऐप के माध्यम से मैपिंग के साथ साथ जागरूकता गतिविधियां चला रहे हैं। राज्यों में निर्वाचन विभाग की ओर से सभी मतदाताओं का जो SIR से पूर्व की मैपिंग की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है और वर्तमान में SIR के प्रारंभ से पहले सभी मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया की प्रगति भी अभी अच्छी प्रतीत हो रही है। पूरे राज्यों में 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार, और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। 2 जनपदों में अभी प्रगति थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है। देहरादून जनपद में जहां पर 57% का प्रगति मैपिंग में पाई गई है, और इसके उपरांत जो सेकंड जनपद है वो उधम सिंह नगर, जहां पर 59% का मैपिंग का प्रगति अब तक हो पाया है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि SIR जब प्रारंभ होता है तो उसमें और सहायता और सहूलियत मतदाताओं के लिए और हमारे BLO के लिए आसानी से हो सकता है।